नमस्कार दोस्तों, करियर कंपास में आपका फिर से स्वागत है। वो पॉडकास्ट जहां पर आपको करियर के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलती है। आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो कि सामाजिक मुद्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं और महसूस करते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो समस्याएं चाहे मानव से रिलेटेड हो, चाहे पशु पक्षियों से रिलेटेड हो, चाहे फूल पौधों से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या उनकी अपनी समस्या बन जाती है और उसका समाधान उनका अपना समाधान हो जाता है। तो यही एक नया करियर ऑप्शन है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम जानते हैं, जिसमें कि समस्या आइडिया हो सकती है और उसका जो आंसर है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो आपका प्रोफेशन, आपका करियर हो सकता है। इसके बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मौजूद हैं सत्यजीत सर। सत्यजीत सर नमस्कार। नमस्कार। सत्यजीत सर के बारे में बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रीफ में मैं आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से उनका कितना लंबा संबंध रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सर एक्सपर्ट तो है ही अपनी फील्ड में और स्पेशली युवाओं के साथ वो बहुत काम कर रहे हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, जो कि स्टार्टअप्स में काम करते हैं। सर उनको अपनी गाइडेंस, अपनी एक्सपर्टीज देते हैं और 40 इयर्स का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ सर को हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिच सर के पास एक्सपीरियंसेस और सॉल्यूशंस हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में डीन के रूप में सर रहे थे और फिलहाल टिस इनक्यूब फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के प्रोफेसर भी हैं सर। देश के जाने माने एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट होने के कारण सर देश और विदेश में अपनी एक्सपर्टीज देते हैं और सारे जो भी स्टूडेंट्स सामाजिक मुद्दों के लिए बहुत सक्रिय होकर कार्य करते हैं, उनके लिए सर के मन में बहुत प्यार भी है और बहुत सारी सर उनको देने के लिए एक्सपर्ट एडवाइजेस भी हैं। तो सर का वेलकम करते हुए सर नमस्कार फिर से एक बार करियर काउंसल्स इंडिया में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सर नया शब्द है या बहुत पुराना चल रहा है? वैसे तो शायद काफी पुराना है, आप तो बहुत समय से एक्सपर्ट हैं, बट लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है अभी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और ये नॉर्मल बिजनेस की टर्म से कितनी डिफरेंट है? नहीं, हाँ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो सोच है वो कह सकते नहीं है। पिछले 10-15 साल में ज्यादा इसका बातचीत शुरू हुआ है और युवाओं में दिलचस्पी आई है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। तो इसलिए, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो है लेकिन वो करियर चॉइस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऐसे वो मुद्दा नया है इसमें। तो अब सवाल इस बात का है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। जो बिजनेस स्टार्टअप्स है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, वो मार्केट की किसी समस्या का समाधान करते हैं। किसी कस्टमर का एक प्रोडक्ट की समस्या है, किसी कस्टमर को नए प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो वो उसको समझते हैं और उसके मुताबिक डिलीवरी करते हैं, या तो प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, सर्विस की डिलीवरी करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सामाजिक समस्या का निराकरण करता है, लेकिन प्रोसेस वही है। वहां पे भी इनोवेशन की आवश्यकता होती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आवश्यकता होती है, टीम बनाने की आवश्यकता होती है। प्रोसेस सेम है, लेकिन एक पक्ष है उसका जो बिजनेस की समस्या हल करता है, दूसरा पक्ष है जो समाज की समस्या हल करता है। मेरे विचार से व्यक्ति विशेष का चॉइस है कि मुझे, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो तो आप अच्छे नहीं हो, सोशल एंटरप्रेन्योर हो तो आप अच्छे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कॉन्टिनम है एक्चुअली। बिजनेस एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल वैल्यू क्रिएट करते हैं, और ये एक कॉन्टिनम है ना। अब आप डिसाइड करें कि इस कॉन्टिनम में आप कहाँ होना चाहते हैं। आप बीच में भी हो सकते हैं कि आप सब्सटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सब्सटेंशियल सोशल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस की तरफ ज्यादा हो सकते हैं, सोशल कम हो सकते हैं, या सोशल की तरफ ज्यादा हो सकते हैं, बिजनेस कम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बिजनेस एंटरप्राइज कर रहा है वो सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा, वो भी सोसाइटी की काम कर रहा है, वो भी मार्केट की कोई समस्या हल कर रहा है, तो सोसाइटी का फायदा उससे भी है। लेकिन उसका उद्देश्य मार्केट की समस्या का समाधान देना है, समाज की समस्या का समाधान नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन ये डिसिप्लिन नया है और डिसिप्लिन इंटरेस्टिंग इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी विश्व भर में इसके प्रति एक जागरूकता आई है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ समाज में बिजनेस एंटरप्राइज ही काफी नहीं है। बिजनेस एंटरप्राइज खराब है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जरूर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइज के पास बहुत सारे मुद्दों के सोल्यूशन नहीं है जो कि सोशल एंटरप्राइज के पास है। इसलिए सोशल एंटरप्राइज की चर्चा ऑफ लेट ज्यादा होनी शुरू हुई। हाँ, तो सर कह सकते हैं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म
हैंड इन हैंड? नहीं, एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी सोशल कैपिटलिज्म है। ओके, कैपिटलिज्म उसमें भी है। अच्छा, हाँ, तो वो एंटी कैपिटलिस्ट नहीं है, वो भी कैपिटलिस्ट विचारधारा ही है, लेकिन उसमें सोसाइटल बेनिफिट भी उस पैकेज का हिस्सा है। वंडरफुल। तो ये तो नेकी भी हो गई और बिल्कुल, और अर्निंग भी हो गई, दोनों बिल्कुल, वंडरफुल। बिल्कुल। सर जय, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जेनजीज बहुत हैं, और जेनजीज का आजकल एक बहुत ही एक यूनिक थॉट प्रोसेस है। उनके मन में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने के लिए, मतलब वो जो भी फील करते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बातचीत होती है, वो मैं देखती हूँ इतने सारे एनिमल वेलफेयर उसके साथ जुड़े होते हैं, प्रदूषण के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो क्या कोई सही उम्र है इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मतलब एज अ प्रोफेशन इसको हम कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचने के लिए? जी, इसका एक्चुअली हाँ या ना में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दो बेसिक सवाल है सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए यदि मैं सोचता हूँ मुझे सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले मुझे सोचना है कि कौन सी समस्या मेरे दिल के करीब है। समस्या का समाधान नहीं, समस्या कौन सी समस्या है जिसको मैं ओन करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि नहीं, ये समस्या का समाधान मुझे ही करना है। तो ये पहला सवाल खुद से करना होता है। और जिस दिन लगे कि ये समस्या मेरी समस्या है, उस दिन आपका शुरू करने का दिन आ गया है। तो ये आइडिया आ गया आपको? आ गया आपको, क्या आपको लग रहा है कि ना अब मुझे ही करना है जी, बाकी लोग जो भी कहें मुझे ही करना। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा वो पागलपन, यस वो पागलपन नहीं होगा तो इस तरह की विचार आएगी नहीं। तो एक तो वो समस्या के प्रति लगाव, जिस दिन लगे कि समस्या के प्रति लगाव आ गया, उस दिन शुरू करने का दिन आ गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस विचार से बिल्कुल कनेक्ट हो कि सोशल एंटरप्राइज कर रहा हूं तो मुझे त्याग करना है, मुझे अपना जीवन त्याग कर देना है, मुझे बिल्कुल घर बार त्याग कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल एंटरप्राइज कैन बी अ प्रोफेशन, इट कैन बी अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। आपका भी हक बनता है कि आप अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ियां चलाएं, अच्छे कपड़े पहने। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोशल गुड, कुछ सामाजिक संस्थाएं जो सिर्फ सोशल गुड करती हैं और त्याग की भावना करती हैं, वो भी एक स्पेस है, वो भी एक स्पेस है। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं तो त्याग की भावना तो है, लेकिन त्याग की भावना ऐसी है कि मुझे समस्या की ओनरशिप के त्याग है। मैं जो त्याग कर रहा हूँ इस समस्या के समाधान के लिए त्याग कर रहा हूँ, लेकिन अपने निजी जीवन में मुझे बहुत ज्यादा त्याग करना है कि नहीं करना, ये मेरा चॉइस है। मुझे अच्छे कपड़े पहनने की नहीं पहनने, मेरा चॉइस है, लेकिन मुझे त्याग नहीं करना है अच्छे कपड़े पहनने का, मुझे अच्छे जूते पहनने के लिए त्याग नहीं करना है। ये मेरा चॉइस है कि मैं जिस तरह के जूते पहनना चाहूँ, राइट। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है जिसके तीन मुद्दे हैं। एक जो आपने कहा कि कब शुरू करना चाहिए, तो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करेगा। दूसरा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएशन इज एक्चुअली अ साइंस, ये विज्ञान है, ये चांस नहीं है, ये बाय फ्लूक कोई नहीं करता है। यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, हम जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फायदा हुआ, मैथमेटिक्स पढ़ने से जीवन में हम मैथमेटिशियन नहीं बने, लेकिन रोज जिंदगी में गणित समझना कितना यूजफुल है, कितना लाभदायी है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है, वो भी वही विज्ञान है। तो उसको विज्ञान की तरह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह सीख लेना चाहिए। अब कहाँ सीखेंगे? हो सकता है आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हो सकता है आप फेलोशिप प्रोग्राम कर लें, या हो सकता है आपके घर में ही, परिवार में ही वो माहौल है कि आप घर में ही सीख लेंगे। कहाँ सीख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी चॉइस की बात है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ये साइंस है, सीखना तो आप कर रहे हैं। जब आप सीख लेते हैं तब आप तय करिए ये विज्ञान मैंने सीख लिया, अब विज्ञान का मैं क्या करूं। क्या करूं का जवाब है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वंडरफुल। सो जैसे सर आप बोल रहे हैं कि सीखना तो पड़ेगा, तो क्या पहला कदम हो और कहाँ से सीखना पड़ेगा? सर आप चाहिए। हाँ, सीखने का मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। इससे पहले कि आप समझे कि मैं समाज का उद्धार करने आया हूँ, पहले तो ये दिमाग से निकाल दें, समाज आपके उद्धार के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। समाज अपना तरीका निकाल लेता है, समाज के लोग अपने तरीके निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति विशेष गया और समाज का मैंने उद्धार कर दिया। तो इस विचारधारा से तो सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए कि समाज मेरे बिना जिंदगी नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज आपके बिना भी ठीक चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो अनलर्निंग है कि मैं समाज का कोई भला करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो उससे बाहर निकलना जरूरी है ना। तो हम त्याग की बात करते हैं, त्याग विचारों का होना चाहिए, मतलब फिजिकल त्याग नहीं है ना, भौतिक त्याग नहीं, मानसिक त्याग चाहिए। तो पहले तो ये। दूसरी बात, आपको आपके आसपास जो भी समस्या लग रही है, जो आपके दिल के करीब होती नजर आ रही है, आप उसको हम कहते हैं इमर्शन करें, उसमें आप डूब जाए, है ना, और समझे इस समस्या के कौन कौन से पहलू है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे ऑफ लेट जब इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विचारधारा में मैं जुड़ा
तो मुझे थोड़ा सा गांव की समस्या नहीं, मैं कहूँगा ग्रामीण जीवन अच्छा लगने लगा, जबकि मेरा ग्रामीण जीवन से कोई वास्ता नहीं है। मैं शहर में पला बड़ा रहा हूँ, पढ़ाई भी शहरों में की है, मैं कभी गांव में रहा नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, गांव में एक नई तरह की बात है, समझना चाहिए। और गांव समझने के चक्कर में खेती समझना शुरू किया। तो खेती की जो जटिलता है, तब मैंने देखना शुरू किया, किसानों से बात करना शुरू किया, किसानों के घर में खाना खाना शुरू किया, किसानों के बच्चों से बात करना शुरू किया, खेतों में घूमना शुरू किया। तब समझ में आया कि नहीं, हम जितना आसानी से कह देते हैं कि साहब ये रसायन का प्रयोग कर रहे हैं और ये एमएसपी के पीछे भाग रहे हैं, ये मुझे लगता है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली समस्या नहीं है, समस्या और जटिल है। तो मुझे लगता है जो इमर्शन, किसानों के दिल और दिमाग के साथ जुड़ना और समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, समस्या समझना नहीं, उनकी खेती के बारे में समझना। खेती में बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंस है, इम्प्लीमेंटेशन का साइंस है, वगैरह वगैरह। उस विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की, लेकिन थोड़ा सा समझने की मैंने कोशिश, बायोटेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की मैंने, उसका बायोटेक्नोलॉजी वाला बिंदु क्या है। तो जब आप, सबसे पहला जरूरी है कि एक ईमानदार इमर्शन करना जिस समस्या में आप करते हैं। आप सिर्फ खुले दिमाग से उस माहौल में रहिए और समझिए, और किसी पे आक्षेप करने की जरूरत नहीं कि आप खराब हैं और आप खराब हैं। कोई आशा करे, आप समझे। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी युवा इस खुले दिल से किसी भी समस्या के परिवेश में जाएगा, बहुत मजा आएगा। और जिंदगी बहुत मजेदार जिंदगी होती है, क्योंकि आपके दिल में कोई बैगेज नहीं है ना, आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है, आपको सिर्फ खेतों में घूमना है, किसानों के साथ टाइम निकालना है, उनकी जिंदगी जी के देखनी है, ठीक है, उनके बच्चों के साथ खेलना है, थोड़ी सी खेती कर लेनी है, यदि वो तालाब में नहाते आप भी नहा लीजिए, इससे बड़े मजे की बात क्या होगी, वगैरह वगैरह। राइट, आप देखिएगा आपको जीवन का तो दृष्टिकोण बदलता है जब हम उनके जीवन के साथ इमोशन जुड़ना शुरू करते हैं। वहां से फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि अच्छा, इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, जिसको स्टीव जॉब कहते हैं कनेक्टिंग डॉट। कनेक्टिंग डॉट एक्चुअली स्टीव जॉब का, मैं तो बहुत सारी अच्छी बायोग्राफी हैं, स्टीव जॉब की बायोग्राफी मेरे दिल के बहुत करीब है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो कनेक्टिंग डॉट है ना, उसको यदि हम करना सीख जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये समस्या की जटिलता कहाँ है। और यदि लगता है कि हमने समझ लिया समस्या को, अब हम समाधान पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ जाइए। लेकिन कई बार होता है कि नहीं, मैंने समस्या समझ ली, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। तो जिसको मैं कहता हूँ डी लेयरिंग, उसकी परत खोले फिर नीचे जाए। लेकिन डी लेयरिंग करते करते इतना भी डी लेयरिंग न करें कि हम घुसते ही रहे और करें ना कुछ, है ना। तो एक कहाँ डी लेयरिंग रोकनी है वो भी समझ में आना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि विदाउट एनी सॉल्यूशन बायस समस्या को इमर्सिव मेथड से समझा है। उसके बाद फिर आइडियाज जनरेट होंगे, और वो होगा ही यदि हम एक ईमानदारी से इस प्रोसेस को करें, बिल्कुल जनरेट होगा। जी, तो सबसे पहला तो सर मिथ ये ब्रेक करते हैं आप कि सोशल या डेवलपमेंटल सेक्टर से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी खुशियों का, अपने आशाओं का सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम एक जैसी भी लाइफ हम जीना चाहते हैं वो जीते जीते साथ में हम इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। और किसी सुपरफिशियल लेयर पे हम किसी प्रॉब्लम को ना देख के उसके साथ कनेक्ट ना हो, बल्कि डेप्थ में घुसे, तब हम उसको एक्चुअल पिक्चर शायद उसकी देख पाएंगे। तो ओके, तो ये स्टेप्स तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आई एम वेरी श्योर सर। तो अगर मैं बात करती हूँ जैसे क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानने से पहले कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले अगर हम उन्हें बता सकें कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ उनको लाइव एग्जांपल्स अगर हम दे सकें कि किनको हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। बहुत है, मेरे छात्र, तमाम मेरे छात्र हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर बने हैं जी, और कईयों के साथ तो मतलब वो पढ़ाई करके निकल गए, शायद 10 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी भी जाता हूँ। तो मैं एक दो उदाहरण जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उसकी बात करूंगा। एक हमारे छात्र हैं मोहित वर्मा, छात्र थे, मतलब मोहित की बहुत पहले छात्र थे, लखनऊ से रहते हैं, और उनके परिवार में थोड़ा सा, आप जानते हैं कि चिकनकारी उस रीजन का एक जिसको हम कहते हैं सोशल टेक्नोलॉजी, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, ये तकनीकी है, राइट। तो वो जो कार्विंग, जो नक्काशी करते हैं या कार्विंग करते हैं, नक्काशी नहीं सॉरी, एम्ब्रॉयडरी करते हैं लखनऊ वाले क्षेत्र में, तो वो एक अजीब टेक्नोलॉजी है जिसका डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महिला को आता है, नानी को आता है, नानी ने अपनी बेटी को सिखाया, बेटी ने अपनी बेटी को सिखाया, बेटी ने बहू को सिखाया, तो ये सोसाइटल नॉलेज है। तो मोहित उस नॉलेज सिस्टम से आते हैं, और उन्होंने जॉब किया था IBM में, फिर वो हमारे यहाँ मास्टर्स करने आए। तो मास्टर्स करने के बाद
मास्टर्स के दौरान ही काफी चर्चा होती थी। हम लोग का एजुकेशन प्रोसेस बहुत एक्सपेरिमेंटल है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की भरपूर चांस मिलता है प्रोग्राम के तहत। उन्होंने किया था और अभी वो उनके साथ ही काम कर रहे हैं। मोहित के साथ मैं लखनऊ काफी घुमा हूँ, उन मोहल्ले में भी गया हूँ जहाँ पे चिकनकारी का काम होता है। और उन काफी महिलाओं से मिला हूँ, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया उसके पास में। तो मोहित का एक आम बात है जो हम सभी जानते हैं कि ये जो महिलाएं मेहनत करती हैं, और जब उसने काम शुरू किया था तब महिलाओं को एक दिन के 60 या 70 रुपए मिलते थे। हाँ, जो भी कम था। अब होता क्या है कि हम तुरंत ब्लेम करना शुरू करते हैं मिडिल मैन, ये जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, पैसा खा लेते हैं वगैरह वगैरह। खेती में भी हम यही शिकायत करते हैं। लेकिन आप वही मैं कह रहा हूँ ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप मिडिल मैन को ये पूरे प्रोसेस से हटा दीजिए, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। यस। तो मिडिल मैन तो जरूरी है। तो मिडिल मैन कौन है? एक्चुअली एग्रीगेटर है। आज हम एग्रीगेशन बिजनेस की देखते हैं, तमाम एग्रीगेशन बिजनेस। तो मिडिल मैन वर्किंग कैपिटल लाता है, एग्रीगेशन करता है, और ये मिडिल मैन जो है वो प्रोसेस को ट्रिगर करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। तो क्यों नहीं हमारे इस पूरे सप्लाई चेन में एक एथिकल मिडिल मैन की आवश्यकता है। प्रॉब्लम है इसमें एथिक्स नहीं है, प्रॉब्लम उधर है। मोहित इज नथिंग बट अ एथिकल मिडिल मैन। ओके, ठीक है। अब एथिकल मतलब क्या कि यदि मेरा प्रोडक्ट अच्छे दाम पे बिक रहा है, 100 रुपए का प्रोडक्ट 1000 रुपए में बिक रहा है, तो ये जो सरप्लस जनरेट हुआ मेरे साथ, तो इसको एक वाजिब दाम महिलाओं को दिया जाए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो बहुत बारीकी वाला काम होता है ये एम्ब्रॉयडरी का, तो आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाए। मैंने बहुत सारे मास्टर क्राफ्टमैन को देखा है, पुरुष और महिलाओं को, जो अंधे हो गए हैं क्योंकि सही समय पर उनकी आंखों की जांच नहीं हुई। सिर्फ एक चश्मा चाहिए था, जो मुझे और आपको लगता है ये कौन सी बड़ी बात है। दुकान में जाइए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, चश्मा ले लीजिए। लेकिन कई बार मतलब उनकी उतनी भी समझ नहीं है और कैपेबिलिटी नहीं है। जिसके घर में रोज खाने पीने की समस्या हो, तो चश्मा तो लग्जरी होगा उसके लिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, तो मुझे उनपे दया नहीं आई। मुझे समझ में आया कि ये साइंटिफिक प्रोसेस की कमी है। क्योंकि दया भाव से क्या कर लोगे आप? एक को चश्मा बांट दोगे, 10 को चश्मा बांट लोगे, लेकिन समस्या का तो समाधान नहीं हुआ। तो मोहित ने ये किया कि रेगुलर आई चेकअप सिस्टम का एक पार्ट बनाया। अब ये कंपलसरी है कि हर महिला को साल में एक बार को आई चेकअप करना है। और मान लीजिए आई चेकअप में ऐसा समझा है कि अभी तुरंत आपको चश्मे की आवश्यकता है, तो चश्मा प्रोवाइड करना उसी प्रोसेस का पार्ट है। होते होते कई बार ऐसा होता है कि महिला को शायद सर्जरी की आवश्यकता है, तो जिस दिन ऐसा महसूस सर्जरी की आवश्यकता, सर्जरी भी उस प्रोसेस का पार्ट है। तो न तो सिर्फ हम महिलाओं से चिकनकारी प्रोडक्ट खरीद के बाजार में बेच रहे हैं, बट उनके उस एस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं जिसको हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। पूरा इकोसिस्टम उनका जो है सुचारू रूप से चले। नुकसान किसी का नहीं है, फायदा सभी का है। एब्सोल्युटली। महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या हल हो रही है, इनकम बढ़ रही है ना, मोहित की इनकम बढ़ रही है। आप हैरान होंगे कि मोहित की जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है थ्रेडक्राफ्ट इंडिया, आप रैंडमली किसी भी फैब इंडिया के स्टोर में जाइए और आप यदि चिकनकारी का कुर्ता उठा लें, देयर इज अ फेयर चांसेस कि उसमें लेवल लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय थ्रेडक्राफ्ट इंडिया। तो जो बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द कंट्री हैं, वो उससे सोर्स कर रहे हैं। किसका नुकसान है? किसी का नुकसान। कस्टमर का फायदा है, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, महिलाओं का फायदा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, मोहित को फायदा है, ही इज अर्निंग वेल, राइट। ये सोशल एंटरप्राइज में सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका यदि सही मिश्रण किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। हाँ, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। मतलब मोहित आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉट दैट मोहित के इनिशियल पीरियड में स्ट्रगल नहीं था, रहा होगा स्ट्रगल, हालांकि हमने कुछ सीड फंड भी उसको दिया था, है ना। तो स्ट्रगल वाला पीरियड तो हर एंटरप्रेन्योर का रहता है, इसका भी रहा होगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम के साथ लगे रहने वाली बात है, वो है सोशल एंटरप्राइज का। तो आपने मतलब से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इंक्यूबेट करता है ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट को, और कुछ सीड फंड भी देते हैं वो। तो मास्टर्स प्रोग्राम में ये लोग पढ़ाई करते हैं, और यदि वो डिसाइड करते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर में आएंगे, तो फिर हम उनको मेंटरिंग, फंडिंग, सपोर्ट वगैरह से। वंडरफुल। तो सर क्या 11th-12th में स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज पढ़ा होना चाहिए या किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे छात्र हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। कुछ मेडिकोज हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिट हो, लेकिन ऐसा भी डिसएडवांटेज नहीं है जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। मुझे लगता है वो जो ये है जज्बा है, जो पैशन है, और वो मुझे लगता है पैशन हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई तो उसको ट्रिगर करना चाहिए, किसी को ट्रिगर करना चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना। हो सकता है किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, जी हाँ, तो फूड कैन बी अ बिजनेस, फूड कैन बी पैशन। हमारा एक स्टार्टअप है जगदलपुर में, बस्तर हम सभी जानते हैं, गलत वजह से जाना जाता है, उसका नाम है मनोज साहू।
मनोज साहू का स्टार्टअप बहुत सिंपल है, जो हम सभी सुनते हैं। वो मॉम्स किचन उसका नाम है, जो महिलाएं घर में खाना बनाती हैं और वो पैकेज करके लोगों को डिलीवर होता है, जो घर का खाना। हर शहरों में इस तरह के किचन हैं, हर शहर में है। तो उसका भी वही था। वो भी हमारा इंक्यूबेटर था, उसके साथ भी हम महिलाओं के घर गए। इनफैक्ट कई महिलाओं के घर गए तो उन्होंने हमको बिठाया, खाना खिलाया कि नहीं आप मनोज के शिक्षक को आपको खाना खाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इनफैक्ट मोहित का भी यही होता है, मैं जब उनके सेंटर में जाता हूँ महिलाओं का, तो वो सर आए हैं तो महिलाएं दौड़ के बिल्कुल चाय लाने के, मतलब उनको लगता है कि ये मोहित का सर है। तो मेरा सम्मान सिर्फ इसलिए कि मोहित है, मेरा सम्मान अदरवाइज नहीं है। मनोज का भी वही किस्सा है। मनोज ने बहुत अच्छा एक नेटवर्क क्रिएट किया है, जो हाउसवाइफ्स हैं जगदलपुर की। जगदलपुर मिड साइज सिटी है। हस्बैंड सुबह 10 बजे नौकरी पे चले गए, ठीक है, महिलाएं दिन में खाली हैं, खाना बनाती हैं, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये पूछा कि आपके पास ये जो 2-3-4 घंटे का वक्त होता है, जब बच्चे स्कूल पे चले गए और हस्बैंड आपके ऑफिस चले गए, क्या आप खाना बनाएंगे? कौन मना करेगा? ओके, तो कुछ नहीं, रॉ मटेरियल पहुंचा दिया। आपको पूरी बनानी है, आपको सब्जी बनाना है, आपको पूरी सब्जी का कॉम्बिनेशन बनाना है वगैरह वगैरह, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्री ऑर्डर हो जाता है। एक बंदा जाता है, वो आपको रॉ मटेरियल देता है और फिनिश प्रोडक्ट उठा लेता है और टिफिन पहुंचा देता है। महिलाओं की अर्निंग, मैं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, किसी महिला की अर्निंग 20,000 रुपए पर मंथ तक की थी, जबकि घर में बैठे के 1 पैसे की इनकम नहीं थी, और 4-5 घंटे दे रहे हैं बस दिन में। और कुछ महिलाएं तो, कईयों का तो मैं गया हूँ, खाना बनाना उनका हॉबी है, उनको लगता है कि नहीं मुझे कचौड़ी ही बनाने में मजा आता है, तो ठीक है आप कचौड़ी बनाइए, कचौड़ी की मार्केट है। किसी को पूरी बनाना बहुत अच्छा लगता है, कोई तरह तरह के पराठे बनाने की दिलचस्पी रखता है, आप पराठे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर अच्छा खाना किसको नहीं चाहिए, राइट। तो ये बहुत एक अच्छा, मार्केट की भी समस्या हल हो गई, महिलाओं की इनकम बढ़ी और किसी का नुकसान नहीं है। मनोज का भी नुकसान नहीं है, महिलाओं का नुकसान नहीं है, कस्टमर का नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो घर से सोर्स होकर खाना आता है, लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें अशुद्धियां कम होगी, इसमें पुराना तेल कम वापर आ गया होगा, सही मसाले, क्योंकि वही चीज तो आप अपने घर के खाने के लिए बनाते हैं। जी। तो ये एश्योरेंस है कि इस खाने यहाँ भी एथिक्स हमें बिल्कुल मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है। मनोज के बारे में एक मजेदार किस्सा मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ये करते करते बहुत सारे बैचलर लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं जगदलपुर में, मेडिकल कॉलेज में, तो काफी लड़के हैं। और आजकल तो यंग पॉपुलेशन हर मौके पे केक काटती है, सेलिब्रेट करती है। आज की बर्थडे तो बहुत आम बात है, आजकल दूसरे ओकेजन पे भी सेलिब्रेशन होते हैं। तो बाद में लड़कों ने बोलना शुरू किया कि आप केक क्यों नहीं बनवाते? तो उसने जाके महिलाओं से पूछा कि केक बनाएंगे? तो बहुत सारी महिलाएं बोली आप केक बना देंगे। तो केक बनना शुरू हुआ। केक में मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि प्राइस मेकअप ज्यादा है, तो महिलाओं को भी फायदा है, मनोज को भी फायदा है। इंटरेस्टिंग बात ये हुई, अब मनोज खुद ही उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 30 के आसपास उसकी एज होगी, वो खुद उसी एज ग्रुप के हैं। 30 इयर्स में ये इतना काम कर लिया, और अच्छी खासी इनकम है, बहुत बड़ा सदा हुआ इंसान है, खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, लेकिन काम कर रहा है महिलाओं के साथ। तो मनोज का ऑब्जर्वेशन था, ये जो मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ, मैं इमोशन कर रहा हूँ कि कैसे इमोशन को आपको नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर दिखती है। तो उसने बोला कि मैंने देखा कि लोग केक तो आधा भी नहीं खाते हैं, वो मस्ती में कोई मुंह पे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो केक तो वेस्ट कर देते हैं। तो उसने एक नया इनोवेशन किया, उसने कहा कि एक केक होगा जो आप काटोगे और खाओगे, और एक केक होगा जो मस्ती करने के लिए। तो एक केक फ्री तो नहीं है, तो इफ यू बाय अ केक से 300 रुपीज, 100 रुपीज में आपको वो क्रीम वाला पोर्शन मिल जाएगा जो अलग होगा, तो आप मस्ती करने के लिए। तो एक्चुअली सेल बढ़ गया, और सबको चाहिए, हाँ ठीक है मुझे दूसरा केक भी चाहिए। तो जहाँ 300 रुपए का केक बिकना था, 400-450 रुपए के केक बिकने शुरू हो गए। महिला की भी आमदनी बढ़ी, मनोज का भी फायदा हुआ, बच्चों को भी मजा आया, ठीक है अब केक वेस्ट नहीं होगा खाने पीने में। तो इस तरह के इनोवेशन की संभावना है। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम की गहराई तक जाएंगे तो बहुत मजेदार, बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस नजर आते हैं, और दिस इज हाउ बिजनेस कैन ग्रो। एब्सोल्युटली। तो सर जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर में आना है तो अपने का ग्रेजुएशन तो कुछ भी हो सकती है, जी। पोस्ट ग्रेजुएशन में आई थिंक हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो जाना पड़ेगा क्या? आंसर इज अगेन यस और नो, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति टाटा इंस्टीट्यूट में आके मास्टर प्रोग्राम कर रहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। बहुत सारे लोग, ये मनोज ने नहीं किया है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, लेकिन क्या है, सही वक्त पे आपको ट्रेनिंग और मेंटरिंग की आवश्यकता होती है।
आजकल बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम है। एक फेलोशिप प्रोग्राम जिससे मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ, सेवा इंटरनेशनल का फेलोशिप प्रोग्राम है। सेवा इंटरनेशनल, हाँ, ओके। अभी उनका शायद कॉल अनाउंस हुआ है, तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा वेबसाइट पे देखें सेवा इंटरनेशनल, ओके। वो लोग फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं। वो एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का फेलोशिप प्रोग्राम है, ओके। बहुत हैंड्स ऑन प्रोग्राम है। तो उस पे कुछ मॉड्यूल मैं भी करता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ उनके साथ ओके में। ओके। तो वहाँ अच्छा उससे मजे की बात है, कुछ सेवा इंटरनेशनल के बच्चे अब मेरे इंक्यूबेटिव बन गए। अच्छा, मेरे इंक्यूबेशन सेंटर में है एक्चुअली, मेरे साथ काम कर रहे हैं। जी, तो इट्स ओके टू हैव सम फेलोशिप प्रोग्राम आल्सो। ओके, आप चाहे तो टीच फॉर इंडिया के फेलो बनकर जाइए, एजुकेशन पे काम करने की यदि दिलचस्पी है, जी, सेवा इंटरनेशनल देख लीजिए, और भी होंगे हम्म, मेरे ख्याल से। हम्म, तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये फेलोशिप प्रोग्राम भी एक अच्छी ट्रेनिंग का माध्यम है। ओके, या तो आप मास्टर्स प्रोग्राम कर लीजिए, फेलोशिप प्रोग्राम कर लीजिए, या फिर कुछ इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं। जिस प्रोग्राम, एक और इनिशिएटिव है जिसमें मैं नजदीक से जुड़ा हूँ, बायरैक एक संस्था है, वो जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, हम्म, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन पे काम करती है और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है। ओके, उनके साथ हम लोग भी इंस्टीट्यूशन तौर पे जुड़े हुए हैं। तो उनका एक प्रोग्राम है स्पर्श। स्पर्श का भी अभी अनाउंसमेंट आने वाला है, मेरे ख्याल से ओके, 2-3 महीने में आ जाएगा। ओके, लेकिन उसमें कंपलसरी है कि आप बीटेक होने चाहिए, एमएससी होने चाहिए, पीएचडी हो तो भी अच्छा है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी आनी आनी चाहिए। ओके, ओके, तो स्पर्श प्रोग्राम 18 महीने का प्रोग्राम है, उसमें भी लगभग एक्सपीरियंस इसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपको क्रिएट करना पड़ता है ओके, सोसाइटल सोल्यूशन के लिए। ओके, तो मे बी अदर्स कैन थिंक दिस रूट आल्सो, ओके। फेलोशिप प्रोग्राम या फिर इस तरह के जो Okay, प्रोग्राम्स तो मतलब अगर हम इसको सम करें तो सर लाइक फेलोशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जी, टीच फॉर इंडिया और अपने ये भी ऑप्शन है। हाँ। सेवा का आपने जी, बताया, या जी। फिर आप एमए इन डेवलपमेंटल सेक्टर या हाँ, से rural पढ़ाई कर development, सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. और या थर्ड जो आपने अभी जो थर्ड लेटली आपने बताया स्पर्श प्रोग्राम बायरैक का, हाँ। ओके। तो ये तो कुछ फ्यू हैं, आई हाँ, थिंक और देयर आर भी है, मेनी और अदर भी इन द है। लिस्ट। जी, जी, तो बहुत सही इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट से मिल मिल जाएगी। जाएगी, जी, ओके, जी। ओके सर। तो अगर जैसे तो इसके मतलब स्टडी का तो कोई स्ट्रीम नहीं है, बट जी। जस्ट पैशन होना Passion है, जी। और पैशन के साथ स्किल्स अटैच्ड होना। हम्म। इसके अलावा कोई स्किल्स, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ स्किल्स अटैच्ड होना, तो कौन सी स्किल्स? हाँ, तो 4 स्किल हैं जो अल्टीमेटली फंडामेंटली तय करती हैं कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। अच्छा, एक तो आपकी टेक्नोलॉजी स्किल। टेक्नोलॉजी स्किल मींस अल्टीमेटली जो मोहित जो काम कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी छुपी है। जी, सही तरह का धागा, सही तरह की धुलाई, हम्म, सही तरह का फैब्रिक, है ना, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। हम्म, तो उस एंटरप्राइज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपको समझ आनी पड़ेगी, भले ही आपने बीटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नहीं किया हो, ओके, तो वो तो समझना पड़ेगा, जो मोहित ने भी समझा है। मोहित बाई क्वालिफिकेशन एमकॉम है, ओके, हाँ, उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। दूसरा एंगल है मार्केट। ओके, मार्केट और मार्केटिंग। ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका कस्टमर कौन है, कहाँ है, कितने दाम में खरीदने को तैयार है ना, कस्टमर क्या सोचता है इस प्रोडक्ट के बारे में। एब्सोल्युटली, तो मार्केट की जो पूरी नैरेटिव है, जिसको हम एमबीए स्कूल में मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं, वो वाला एस्पेक्ट। राइट, तीसरा है जो एक्चुअली बहुत तकलीफ देता है सोशल एंटरप्रेन्योर को, जिसपे मैं थोड़ा सा बहुत हैमरिंग करता हूँ, सप्लाई चेन। क्योंकि ये सप्लाई चेन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि हम कोई भी सामान कहीं से भी कहीं पहुंचा देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस का एक इकोनॉमिक्स होता है, हर बिजनेस का एक स्केल होता है। तो वो समझ आएगा जब आप सप्लाई चेन समझेंगे उसका। ओके, तो उसका चौथा पक्ष है, जी, तीसरा पक्ष तीसरा है। पक्ष, चौथा पक्ष है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, कि आपके खर्चे कितने, आपकी आमदनी कितनी। ओके, आपको रातों रात मुनाफा कमाना है, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेरे खर्चे कितने और मेरी आमदनी कितनी। भले ही आमदनी कम है लेकिन खर्चे ज्यादा है, शुरू में ऐसा ही होता है। जी, लेकिन मैं कैसे आमदनी बढ़ा सकता हूँ, कैसे इसको प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ, ये जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है, यदि आप नहीं कमाएंगे तो आप वो स्टेक होल्डर को कहाँ से पैसा देंगे। बिल्कुल, यदि मोहित अर्न नहीं करेगा तो महिलाओं को कहाँ से वाजिब बिल्कुल, वेजेस देगा, है ना। बिल्कुल, यदि मनोज नहीं अर्न करेगा तो महिलाओं को कैसे वाजिब मेहनताना देगा, राइट, राइट। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये 4 पिलर्स हैं जिसपे आपको, आप चाहे तो किसी से ट्रेनिंग ले लीजिए, या ओके, तो कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर लीजिए। जी, अभी तो ओपन सोर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बुक्स हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लेक्चर, स्वयं पे मेरे भी 2 लेक्चर हैं एक्चुअली। स्वयं पे, हाँ, स्वयं ओके, प्लेटफॉर्म पे भी आप जा सकते जी, हैं। जी, तो बहुत सारे ओपन सोर्स भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिसमें आप, जी, तो सर मतलब इतना सब ये काम कर रहे हैं आपने, वैसे बोला मिस्टर मनोज और मिस्टर मोहित वेल अर्न कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को ये बहुत रहता है कि पैसा हम कहाँ कमा पाएंगे ज्यादा। जी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पैसा कमाने का भी अच्छा
हाँ, एरिया हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इमीडिएटली, करेक्ट, बट हर एक ही बिजनेस में सर इमीडिएटली तो नहीं होता है, नहीं किसी इवन प्योर बिजनेस एंटरप्राइज में भी रातों रात मुनाफा नहीं बिल्कुल आता नहीं है होता, हाँ, है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, राइट, बट हाँ यू हैव चांसेस टू अर्न वेल, Correct. ओके, वेरी नाइस सर। तो सर मैं जैसे कि आपने वैसे सारे ही मेरे जो क्वेश्चंस थे आपने सबके बहुत अच्छे से आंसर्स दे दिए, तो लास्ट में मैं मतलब एक ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और इंडिया को आप कहाँ देखते हैं लाइक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, मैं थोड़ी सी क्या बोलूंगा, थोड़ी क्रिटिकल बात से शुरू करता हूँ जी। अभी हम इंडिया का एक, मेरे पास बहुत प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ वो सच है, ये भी मैं दावे से कह रहा हूँ। आज की तारीख में हमारे देश में मोर देन 90% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। हम जैसे जो भाग्यशाली लोग हैं वो 8 या 10% ही हैं जो फॉर्मली एम्प्लॉयड है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, है ना, तो सिर्फ 8 से 10% है। तो एक्चुअली जॉब किधर है? जॉब इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी है अभी, ठीक है, आयुष्मान भारत और इस तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन जरूरी ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रोसेस दिया जाए। आप कोऑपरेटिव क्रिएट करिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिए, और भी एसएचजी हैं, सीबीओज हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है ना। तो जरूरी ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारा हुनर है, बहुत सारा काम करने की क्षमता है, लेकिन हम में से सारे लोगों के पास जॉब सीकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली, ये सच्चाई है। तो आज यदि आप कहिए कि देश में एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, यस, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। हु विल क्रिएट जॉब? ओनली एंटरप्रेन्योर्स विल क्रिएट जॉब। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विल ऑटोमेट द प्रोसेस मोर, ठीक है, उनके पास जॉब होंगे, लेकिन बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब होंगे, राइट। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है, जो आम इंसान है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी लार्ज बिजनेस के पास नहीं है, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स को आना ही पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर है अभी। तो यदि आप कहें कि इकोनॉमिकली क्यों जरूरत है, ये आर्गुमेंट है, जरूरत है, ठीक है, पहली बात तो ये ना। दूसरी बात है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? कुछ समस्याएं हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं सिर्फ सोशल एंटरप्राइज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये समझना जरूरी है कि बिजनेस और सोशल एंटरप्राइज का एक दायरा है, और इनको अपने दायरे में रह के काम करना जरूरी है, तभी ये जो प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलबींग ये आएगा। तो उसके लिए भी ये जरूरी है। अब सवाल इस बात का है कि हम कैसे यूथ को कैसे मोटिवेट करें। मुझे आज का यूथ वैसे बहुत मोटिवेटेड है, मुझे तो लगता है कि मेरे से बहुत सारे कदमों लोग आगे हैं, दे नो मच मोर देन व्हाट आई नो। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत इमोशनली चार्ज अप करके समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है, इसी में कह रहा हूँ कि यदि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को साइंस की तरह से रखा जाए, और उनको बोला भाई ये साइंस ही है, जैसे आपने गणित सीखी है, केमिस्ट्री सीखा, फिजिक्स सीखा, इसको भी सीख लीजिए, है ना। तो इनको साइंस की तरह हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? अब हम में से सभी ने गणित पढ़ी है, 10 तक तो सभी लोग मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन हम सारे मैथमेटिशियन नहीं है, बिल्कुल। तो ठीक है, आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है, लेकिन आप सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल, है ना। तो इतना क्यों हम इसको बहुत बड़ी समस्या के तौर पे देख रहे हैं? मेरा कहना है कि जीवन में हम हर व्यक्ति के एक कॉलिंग आती है, हमको लगता है कि आज ये काम अच्छा नहीं लग रहा, ये काम करना चाहिए। अभी मैं इंजीनियरिंग का काम मैंने बहुत कर लिया, मैं म्यूजिशियन बनना है, मैंने म्यूजिशियन का काम बहुत कर लिया, मुझे कोई राइटर बनना है, ठीक है, आपकी चॉइस है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुड आल्सो बी अ मैटर ऑफ चॉइस। यदि उसको एक एंटरप्राइज फॉर्मेट में किया जाए, तो आपका समाज और जो इकोसिस्टम है, तीनों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये मेंटरिंग प्रोसेस की आवश्यकता है, मेंटर्स की बहुत जरूरत है, जो इसको साइंटिफिकली लोगों के सामने रखें, यूथ को सही बात साइंटिफिकली बताएं। तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी। एंड आई थिंक एज इज नो बार, जब भी लगे कि ये कॉलिंग आ रही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। टुडे इज द डे, एब्सोल्युटली। सो मतलब सर जैसे कहते हैं ना कि अब वो जमाना नहीं है कि करियर जो है लीनियर होता था, अब करियर इज आप जैसा मर्जी डिजाइन कर लो, आप अपना करियर बनाइए। तो बहुत ही अच्छा थॉट है। सर जो आपने 2-3 नाम लिया आपके एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार और बताएं कि अगर कोई उनकी वेबसाइट या कुछ उनको देखना चाहे तो आप गूगल सर्च कर लीजिए थ्रेडक्राफ्ट इंडिया की। मेरे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफी एक्टिव हैं। एक हमारा बहुत पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, जिसको इनिशियल फंडिंग हमने दी थी, बाद में वो लोग सीरीज फंडिंग में भी गए, मेरे ख्याल से सीरीज बी या सी पे चले गए शायद।
उनको नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी मिला है। ओके उनका नाम है, उस कंपनी का नाम है संपूर्ण अर्थ एनवायरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके ये कंपनी का नाम है संपूर्ण अर्थ एनवायरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके यदि आपको ध्यान होगा, सत्यमेव जयते के 2 एपिसोड्स आए थे। जी जो जी पहला वाला एपिसोड था ओके उसमें इनका जिक्र है, अच्छा खासकर जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई थी। अच्छा वेस्ट हाँ, मैनेजमेंट तो इनका जिक्र था एक्चुअली Wonderful. इसमें। हाँ, ओके तो ये एक है जो जी। अच्छे स्केल पे गए हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक और स्टार्टअप थे, है मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी मुझे मालूम नहीं उनका वेबसाइट है कि नहीं, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ओके बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं। हम्म हेल्थ में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं ओके हमारे। तो मुझे लगता है कि या तो आप टाटा स्टील वेबसाइट चले या फिर आप यूट्यूब में जाइएगा, तो पोर्ट्रेट ऑफ पर्पस एक सीरीज बनी थी डीबीएस बैंक के साथ में। पोर्ट्रेट ऑफ पर्पस पर्पस, हाँ। ओके तो पोर्ट्रेट ऑफ पर्पस डीबीएस आप सर्च देंगे जी तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ओके वो सारे वीडियो हमारे स्टार्टअप्स के ही वीडियो हैं। ओके तो एक सीरीज थी वो, जो डीबीएस की फंडिंग हमारे पास थी, अच्छा उसमें डीबीएस ने बहुत सारे ऐसे सीरीज बना रखे थे। पोर्ट्रेट ऑफ पर्पस में देख लें। ओके और भी बहुत सारे माध्यम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नहीं देख हाँ, सकते सर हाँ, सतीश तो- हम लोग टैग करेंगे हाँ, पोर्ट्रेट हाँ, ऑफ पर्पस पोर्ट्रेट ऑफ पर्पस देख लीजिएगा। और दूसरे अभी जो फोरम्स हैं, बहुत सारे जी। फोरम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, उस पे भी हम लोग जा सकते हैं, उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं हम लोग राइट क्या 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 सब हो रहा है। ओके सो वंडरफुल सर, आपने मैसेज भी बहुत अच्छा दिया हमारे बच्चों को और आपने बाकी भी बहुत अच्छी Thank you. इन्फॉर्मेशन दी। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत थॉटफुली करियर प्लान कीजिए, प्लीज रेट रेस में मत जाएं। अगर और आप आपकी आवाज सुने हाँ अपनी आवाज सुनाए, अब हम सुनना चाहते हैं और आप बस। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस। तो बिल्कुल आवाज सुनाए। सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। Thank सर you. थैंक यू Thank you सो very much. मच, थैंक Thanks यू for सो the मच और invite. थैंक यू माय डियर व्यूअर्स। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद।